अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी खरगोश फार्मिंग में सबसे आम पाई जाने वाली बीमारियां और उनकी तफसील। इसमें जो बहुत ज़्यादा कॉमनली बीमारियां आती हैं वही ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई खुद से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो उनका तजर्बा हो किसी एक बीमारी से या दो बीमारियों से, वो तजर्बा शेयर कर सकता है। उसका 20। अच्छा, आपने शेयर नहीं करना, मतलब पूछ रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 पे बीमारी जिसको हम डिस्कस करेंगे जी, कॉक्सीडियोसिस। ये बकरियों में मेरे हाल से काफ़ी कॉमन बीमारी आ रही है। कॉक्सीडियोसिस बीमारी बेसिकली एक पैरासिटिक बीमारी है, एक छोटा टाइनी पैरासाइट है, और ये बेसिकली रैबिट को इंटेस्टाइनल जो उसकी है फ्लोरा है उसको ये डिस्टर्ब करता है। इसमें भी आगे जाके 2 किस्म की कॉक्सी जो है वो पाई जाती है, हेपेटिक होती है और एक इंटेस्टाइनल होती है। हेपेटिक में ये होता है कि जो उसका जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, वो लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है। दूसरी जो किस्म है इंटेस्टाइनल, तो उसमें इंटेस्टाइनल फ्लोरा अक्सर वो डिस्टर्ब कर देता है, जिससे डायरियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली सामने आते हैं। इसकी जो नुमाया जो अलामात हैं, तो नुमाया तौर से ये अलामात आएंगे कि रैबिट जो है बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ निकल आएंगी, ग्रूमिंग ख़त्म हो जाएगी, फर कोट काफ़ी बदसूरत हो जाएगी। रैबिट का जो मुंह है वो काफ़ी नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी मुंह निकल आएगा जिस तरह कमज़ोर बच्चे का मुंह निकल आता है, इस तरीके। और पिछली ये रीढ़ की हड्डी जो है वो नुमाया तौर से नज़र आना शुरू हो जाती है। ये नुमाया तौर से इसकी अलामात है। इसके अलावा डायरिया सामने आना, ये भी काफ़ी कॉमनली सामने आता है। बहरहाल डायरिया जब आना शुरू होता है तो ये उमूमी तौर से लास्ट स्टेज पे, यानी कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा रैबिट को मुतासर कर लेती है, यानी कि बहुत पीक पे चली जाती है बीमारी, तो अक्सर उसमें डायरियल जैसे मसाइल डेवलप होते हैं। ये बीमारी उमूमी तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मुतासर करती है। जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं जिनको हम मादाओं से अलग करते हैं, उस स्टेज पे अक्सर इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। अगर तो प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, या अगर तो खुराक पुअर है, या फिर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, कोई मतलब आपने ऐसे कुछ साथ कोई और जानवर वगैरह रखे हुए हैं, कुत्ता बिल्ली, वो उसको मतलब स्ट्रेस जो है का रीज़न बन रही है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसमें जो ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट इसका सक्सेसफुली जो है इसका इलाज हो सकता है, यानी कि जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उसमें सारे के सारे रैबिट भी आराम से वापस रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जो इससे इन्फेक्टेड रैबिट होते हैं जिनमें नुमाया तौर से ये अलामात आ जाते हैं, तो वो रैबिट हमेशा स्टंटेड ग्रोथ के साथ ही जो है जवान होगा, यानी कि प्रॉपरली अपनी जो कैपेसिटी होती है वज़न की उस तक जो है वो नहीं पहुंच सकता, अक्सर स्टंटेड ग्रोथ होती है। इलाज के तौर पे हम 2 तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कामयाब है। नंबर 1 पे हम इस्तेमाल करते हैं जी, एक लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल प्रोडक्ट है डार्वीसल के नाम से। डार्वीसल में बेसिकली जो है सल्फाकोनिक्सलीन और डिवाडीन पाया जाता है, और ये इस पैरासाइट को जो है बहुत अच्छे से जो है ख़त्म करके इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल उमूमी तौर से जितने भी बच्चे होते हैं जो माताओं से अलग होते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है उमूमी तौर से खरगोश में, वो इसी बीमारी की वजह से होती है, और इसी वजह से ये सबसे पहले हमने सामने रख के उसको डिस्कस कर रहे हैं। इलाज के तौर पे डार्वीसल या फिर इम्प्रोलियम, ये 2 मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अब तक के जो केसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस सामने नहीं आ रहा। यानी कि सादा अल्फाज में बोलें तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप ये इन्फेक्टेड रैबिट हो, मेडिसिन आपने दे दी और उस पर कोई असर सामने नहीं आ रहा और कोई रिकवरी की तरफ ना जा रहा। अनटिल के अगर फ़र्ज़ करें आप बिला वजह बच्चे अगर माँ से अलग कर रहे हैं और
मुसलसल उसको डार्वीसल पे डार्वीसल दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये है तो एक एंटीबायोटिक कभी भी आपके रैबिट के लिए या किसी भी जानदार के लिए जो है वो बेहतर साबित नहीं हो सकता। तो जब तक कि एक मेडिसिन की ज़रूरत ना हो या नुमाया तौर से उसके अलामात ना हो, कंफर्म ना हो जाए कि हाँ वाकई में इन रैबिट में ये बीमारी है और इससे अब ये मर सकते हैं और उनकी रिकवरी जो है वो होनी चाहिए। अगर तो आपका जो है सिम्टम्स आपको नहीं मिल रहे, अलामात नहीं मिल रही इस बीमारी के, तो कतयन आपने फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। इस बीमारी की ये जो डार्वीसल है, इसकी अगर डोजेज की हम बात करें, किस तरीके कार से हम इलाज करवाते हैं, उमूमी तौर से हम ये जो पीने का पानी है इसमें ये पानी ये मेडिसिन डाल के महलूल बना के हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसकी डोजेज होती है 3 ml पर लीटर के हिसाब से, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर, हर गांव, हर जगह पे आसानी से मिल जाता है, चूँकि पोल्ट्री में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल कोक्सीडियोसिस से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो पूछ लें। ये इसमें इसकी वजह क्या बनती है कि बीमारी क्या मिस्टेक होती है जिस वजह से ये रैबिट में आ जाता है? ये जो पैरासाइट है ये बेसिकली लगभग तकरीबन कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि तकरीबन हर बच्चे के पेट के अंदर ये बीमारी मौजूद होती है। एमीरिया नामी बैक्टीरिया पैरासाइट है, तकरीबन हर एक रैबिट के पेट में ये मौजूद होता है। लेकिन अगर इंतहाई ज़्यादा गंदा माहौल होगा, मुसलसल अपनी ही फुजले में एक रैबिट मुसलसल रहता हो, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, रोशनी प्रॉपर ना मिल रही हो, क्योंकि रोशनी का भी इसमें एक अहम रोल है, तो वहाँ पे इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, उन बच्चों में ये एवरेज और भी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे अक्सर हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा फार्मर क्या करते हैं कि 25-30 दिन में बच्चों को माँ से अलग कर देते हैं, और उनका रिज़ल्ट यही होता है कि वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। जिस तरह वो छोटे बच्चे हमने वहाँ पे देखे हैं तो वो उम्र से पहले ही माताओं से अलग कर दिया है, तो वो लग रहा है कि वो इंतहाई वो हड्डियाँ उनकी निकली हुई हैं, लगभग आधा किलो, पौने 1 किलो तक का वज़न हो गया एक बच्चे का। तो बहरहाल माँ का अगर प्रॉपर दूध मिले और प्रॉपर उम्र में आप उनको अलग करें और अलग करने के बाद भी उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो इनमें ये मसाइल नहीं होते, यानी कि मोर्टेलिटी की रेशियो जो है वो फिर स्टॉप हो जाती है। 2 स्टेजेस पे बच्चों में मोर्टेलिटी होती है, या नेस्ट बॉक्स लाइफ में होती है या फिर इसी बीमारी के ज़रिए ज़्यादातर होती है। अदरवाइज़ बच्चों में मोर्टेलिटी की शरह ना होने के बराबर होती है। उसके अलावा अगर कोई है तो वो फिर मैनेजमेंटल कोई फॉल्ट हो सकता है, यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें पानी का बर्तन जो है वो 5-6 दिन का पड़ा हुआ है और वो उसमें कोई जो पानी है उसमें कोई बैक्टीरियल लोड पहले से मौजूद है, तो वो बैक्टीरिया बढ़ता जो है वो फिर एक बीमारी है इकोलाई। गालबन इस पर भी शायद इसमें नहीं है, वो इसमें वो डिस्कस नहीं की। बहरहाल वो डायरिया की एक शक्ल है। तो अक्सर जिस तरह हमारे सामने एक बीमारी है डायरिया, ये इकोलाई, ये अलग है, इकोलाई अलग है और ये अलग है। ये बच्चों को कब पैदा करना चाहिए, कितने दिन बाद? ये आपसे पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आपका चूँकि काम ऐसा है कि आप बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और वो आगे एज ए माँ बाप बनने के लिए आगे कर देते हैं, तो बेहतर है कि आप कम से कम, अगर कम बच्चे हों तो 50 दिन तक दूध पिलाएं, अगर ज़्यादा बच्चे हों तो 60 दिन तक दूध पिलाएं। दोबारा फीमेल को मेट कब कराना चाहिए, कितने दिन बाद मेट करवा देना चाहिए? ये बेहतर है तादाद को मद्देनज़र रखें, यानी कि अगर तादाद फ़र्ज़ करें 5-6 है और अच्छी मादा है, तंदुरुस्त मादा है, दूध उसका पूरा है, यानी कि जब आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में आते हैं तो बच्चों को देख के उसकी ग्रोथ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस मादा का दूध आया पूरा है, पूरा नहीं है, ताकतवर है या ताकतवर नहीं है। इतनी समझ ये प्रैक्टिकली जब आप इस कारोबार में होंगे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हमने इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, कल हमने डिस्कस करना है इसको इंशाल्लाह।
तो बहरहाल इस बीमारी से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो या मैं मिस कर गया हूँ, चूँकि यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं, बाकी जो मेरे जहन में आ रहे हैं तो मैं रैंडमली बोलता हूँ। तो कोशिश करें सवाल ज़्यादा करें। इसकी जो अगर हम वैक्सीनेशन करना चाहें पहले तो वो भी पॉसिबल है? देखें, इसकी वैक्सीनेशन यही है कि आप बच्चे को माँ का दूध पूरा पिलाएं। इसके अलावा कोई वैक्सीनेशन नहीं है और ना इसके लिए कोई वैक्सीन है। तो कोई वैक्सीन लाजम कितने दिन बाद फीमेल मेट करवानी चाहिए? फिर वो जब मेट करवाते हैं दूध तो ख़त्म हो जाता है, दूध सूखने नहीं लगता? नहीं, रैबिट में ऐसा नहीं है। रैबिट में ऐसा नहीं है। रैबिट चूँकि एक टाइम पे कुदरती तौर पे अगर हम वाइल्ड में हम रैबिट को देखते हैं तो ये इसका बिहेवियर यही होता है कि ये जैसे ही बच्चे डिलीवर कर ले और सेहत अच्छी हो तो सेम डे पे ये दोबारा क्रॉस हो जाती है। स्पेशली जो हमारे देसी रैबिट हैं, यानी कि वो जो देसी रैबिट हैं वो रिप्रोडक्शन प्लस इम्यूनिटी इसमें बड़े बेहतरीन है। तो उसमें अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम यही देखने को हमें मिलता है कि अक्सर वो मुहावरा भी सुना होगा कि यार वो रैबिट रखे हुए हैं और हर 20 दिन बाद 25 दिन बाद नए नए बच्चे निकल रहे हैं। बेसिकली उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी ज़्यादा होती है, जिस्मानी जिस्म छोटा होता है, जिस्मानी ज़रूरत भी कम होती है और इम्यूनिटी अच्छी है और हर एक चीज़ हज़म कर जाते हैं, तो उस लिहाज से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी फीमेल दोबारा जब बेबी डिलीवर करने वाली हो तो उससे तकरीबन 5 दिन पहले हम बच्चे निकालें, पुराने बच्चे। बिल्कुल, जबकि टाइम पूरा हो जाए डिलीवरी का और 5 एक दिन रह जाएं तो फिर आप 5 एक दिन पहले बच्चों को हटाएं। बच्चे हटाने के बाद कोशिश करें उसको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखें, ऐसे केज में रखें जहाँ पे मतलब एक अच्छा माहौल उसको मिले। ये भी नहीं करना कि फ़र्ज़ करें एक माँ ने ज़्यादा बच्चे दिए हुए, 10 बच्चे दिए हुए और वो उनकी ग्रोथ अच्छी है, तो कोशिश करें कि उनको एक ही केज में सारे बच्चों को ना रखें, उससे भी ये बीमारी डेवलप होती है। तंग जगह होती है ना, वो गंद ज़्यादा बनता है और पूरा उनको खाने को मिलता भी नहीं है, तो बेहतर है कि फिर उस केस में आप मादाओं को अलग रख दें और नरों को अलग रख दें। नॉर्मली ये हम करते हैं प्रैक्टिस, इस तरह यहाँ पे एक ये रोज़ में पड़े हुए हैं ना, तो ये 2 पेरेंटल फ्लाक के हैं, उसके बाद 3 पेरेंटल फ्लाक के हैं, उसके बाद जो है वो बच्चों का है, इस तरफ वाला भी बच्चों का है। तो करते क्या है कि इधर से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं मादाओं से अलग होते हैं तो लास्ट रो में चले जाते हैं। होना ये चाहिए कि उसके आगे फिर दूसरा रो, ये नहीं कि जब यहाँ से बच्चे प्रोड्यूस हुए 45 दिन के उधर चले गए, फिर वही बच्चे जबकि तकरीबन 90 डेज़ तक पहुँचते हैं या 80 डेज़ तक पहुँचते हैं तो थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, फिर यहाँ वाले नए बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो वो वाले बच्चे आपने अगले रो में डाल देने हैं और ये वाले बच्चे उस जो इनिशियल जो वीलिंग बेबीज़ होते हैं उस वाले रो में आपने डाल देने। इससे आपका एक मुसलसल जो है वो ना रुकने वाला एक सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, इस बीमारी की अगर कोई समझ ना आई हो तो दोबारा से पूछ लें। ये क्या एक रैबिट से दूसरे रैबिट में भी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कॉक्सीडियोसिस बीमारी एक रैबिट से दूसरे रैबिट में बड़े आसानी से मुंतकिल हो जाती है और ये अमूमी तौर से इसकी यूरिन से मुंतकिल होती है। इसका जो पेशाब है उसके ज़रिए ज़्यादा मुंतकिल होती है, या अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए कोई कंटिमिनेटेड रैबिट एक ही केज में है तो वो दूसरे को भी जो है मुतासर कर सकता है, या अगर डिस्टेंस पर भी है तो जो यूरिन है इसका, उस यूरिन के ज़रिए जो है ये जो है फैल सकता है। बहरहाल उमूमी तौर से हमने ये पाया है कि अगर तो आप किसी भी जगह से कोई भी रैबिट लें हैं, उसने कभी भी ये बीमारी अगर फेस भी ना की हो तो उसमें भी इसके सिम्टम आ जाते हैं अगर तो आपकी मैनेजमेंट में कोई ख़राबी होती है, या तो मतलब ऐसी जगह है जैसे कि मैं इस कोने में देखिए हवा नहीं लग रही है, मुकम्मल परमानेंट बंद है, और इस कोने में मैं बिल्कुल क्लोज बिल्कुल बंद एक पिंजरा रख दूँ, वहाँ पे हवा का गुज़र नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ठीक है, एक ही पिंजरे में ज़्यादा खरगोश रखे हुए हैं, वो ट्रे टाइम पे साफ़ नहीं हो रहा, फ्लोर उसका सारा गंदा है, पानी जो है वो उसकी सफाई ठीक से नहीं हो रही, ऊपर उसको मतलब बर्तनों को डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा, पिंजरे को डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा, तो ऐसे इन्वायरमेंट में लाजमी इस तरह के मसाइल जो है वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। जिस तरह दोबारा बता दूँ, इन चीज़ों को आप सिर्फ एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं बचाव के तौर पे, कि बच्चों को माँ का दूध कम से कम, अगर पेरेंट ये गोश के मकसद से है, अगर तो फ़र्ज़ करें 40, 42, 45 दिन, 38 दिन तक, डिपेंड करता है बच्चों की तादाद पे, अगर तो 40-45 दिन तक माँ का दूध देते हैं
तो इनमें ये मसाइल कम से कम होते हैं। पिंजरों को डिसइंफेक्ट कैसे करें? पिंजरों को आप ब्लीच से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये बेलोरान के नाम से एक मेडिसिन आती है, उससे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। खरगोश अंदर ही रहें, कोई इशू नहीं? बेहतर तो ये है कि जो ब्लीच इस्तेमाल करें तो खरगोश को निकाल के प्रॉपर तरीके से धो के और उस जो महलूल है उसके साथ जो है वो डिसइंफेक्ट करके फिर धूप में रखें, धूप में सुखा के फिर वापस रखते हैं। और अगर बेलोरान यूज़ करते हैं? बेलोरान अगर यूज़ करते हैं तो हम बेलोरान इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो केज के अंदर, फ्लोर के अंदर अगर कोई जरासीम हो, ये मेरे हाल से पहले भी मुर्गी ने मारा है इसको, तो बहरहाल केज के अंदर जिस तरह ये बहुत सारे रैबिट्स हैं, इनको निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं।